अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 5 की प्रोग्रामिंग की मशकों में से मश्क नंबर 4 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद हम अपनी एक नई फाइल बनाएंगे। अपनी फाइल का यहाँ पर नाम लिखेंगे। आज की क्लास में हम बाब नंबर 5 जिसका नाम है फंक्शन, उसकी मश्क नंबर 4 करने के लिए जा रहे हैं। हम अपनी फाइल को महफूज करेंगे और फिर फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। अजीज तलबा, हम अपना प्रोग्राम यहाँ पर लेके आते हैं और सबसे पहले जो हमारी मश्क नंबर 4 है, हम इसको समझते हैं कि मश्क नंबर 4 का जो सवाल है वो है क्या। मश्क नंबर 4 का सवाल है कि एक फंक्शन लिखें जो मुसल्लस के 3 जाविये ले और बताए कि ये जाविये सही मुसल्लस के हैं या नहीं। एक सही मुसल्लस वो होती है जिसके तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है। अजीज तलबा, सबसे पहले तो हमने अपने सवाल को समझना है। हमारे सवाल में ये बताया गया कि हमने लिखना है एक फंक्शन और वो फंक्शन क्या करेगा, वो 3 मुसल्लस के जाविये लेगा और फिर हमें ये बताएगा कि क्या वो जाविये एक सही मुसल्लस के हैं या नहीं है। और साथ ये भी बता दिया गया है कि तीनों जावियों का जो मजमुआ होता है वो होता है 180। तो अब हम अपना प्रोग्राम जो है उसको लिखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे अजीज तलबा कि यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं वॉइड मेन वाले हिस्से को। इसमें हम क्या करेंगे कि इंटीजर डाटा टाइप के कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एक वेरिएबल का नाम रखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर एंगल, दूसरे वेरिएबल का नाम रखेंगे सेकंड अंडरस्कोर एंगल, तीसरे वेरिएबल का नाम रखेंगे थर्ड अंडरस्कोर एंगल। यानी कि हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया और फिर हमने प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया और सारफ से कहा प्लीज एंटर फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, कि आपकी जो मुसल्लस है उसका जो पहला जाविया है वो हमें बताएं कि आप पहला जाविया कितना है। तो सारफ हमें यहाँ पर पहला जाविया दे देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सी लैंग्वेज का इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे स्कैन एफ। इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से जो पहला जाविया सारफ हमें यहाँ पर देगा उसकी जो कीमत है वो हम अपने इस वेरिएबल में फर्स्ट अंडरस्कोर एंगल में महफूज करवा लेंगे और इस अलामत को आपने जरूर साथ लगाना है, इसको आपने नहीं भूलना। उसके बाद फिर हम प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और यहां पर लिखेंगे प्लीज एंटर सेकंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, कि आपकी मुसल्लस का जो दूसरा जाविया है उसको एंटर करेंगे, उसकी कीमत कितनी है। क्या वो जाविया 90 का है, क्या वो जाविया 50 का है, ये 40 का है, जितने का भी है वो हमने यहाँ पर लिखना है। जैसे ही सारफ हमें यहाँ पे दूसरे एंगल की कीमत देगा, दूसरे जाविये की कीमत देगा, तो हम दोबारा इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से अपनी दूसरी कीमत अपने दूसरे एंगल में महफूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रिंट एफ लिखेंगे और प्रिंट एफ में हम दोबारा यहाँ पे प्लीज एंटर थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, कि आपकी जो मुसल्लस है उसका जो तीसरा जाविया है वो हमें बताएं कि वो क्या है। जब सारफ यहाँ पर तीसरा जाविया लिखेगा तो हम तीसरे जाविये को यहाँ पे इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से अपने इस वेरिएबल के अंदर महफूज कर देंगे। और याद रखिएगा कि ये जो अलामत हमने यहाँ पे लगाई है इसको आपने कभी भी नहीं भूलना जब आप इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको भूल जाते हैं या गलती से आप इसको नहीं लिखते या इसकी जगह पर गलती से कोई और अलामत लिख देते हैं तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम सही तरह से नहीं चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम तीनों एंगल जो है उनकी कीमतें हम ले लेंगे अपने सारफ से,
تو پھر ہم کیا کریں گے، یہاں پر ایک فنکشن کال کریں گے، اور وہ فنکشن ہمارا کیا ہے، وہ فنکشن ہے ہمارا ٹرائنگل۔ اب ہم اپنے فنکشن کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا فنکشن کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فنکشن کی جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ ہم نے رکھی ہے void۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن ریٹرن ہمیں کچھ نہیں کرے گا، اس لیے ہم نے اس کی ریٹرن ٹائپ رکھ دی ہے void۔ اور اس فنکشن کا جو نام ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے ٹرائنگل۔ نام لکھنے کے بعد ہم نے کوسین کے اندر اس فنکشن کے پیرامیٹرز کو لکھا ہے۔ جو پہلا پیرامیٹر ہے وہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا x ہے، دوسرا پیرامیٹر بھی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا y ہے، اور تیسرا پیرامیٹر بھی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا z ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا یہاں پہ sum، اور اس کے اندر محفوظ کروا دیا کہ اس کو x جمع y اور جمع z، ان تینوں کو، یعنی کہ یہ جو تین قیمتیں ہمارے پاس آئی ہیں ان تینوں قیمتوں کو ہم یہاں پہ محفوظ کر دیں گے۔ اور یہ تینوں قیمتیں کہاں سے آئیں گی ہمارے پاس، جب ہم یہاں پہ اپنے فنکشن کو کال کریں گے تو پہلی قیمت ہمارے پاس فرسٹ انڈرسکور اینگل سے آئے گی، دوسری قیمت ہمارے پاس سیکنڈ انڈرسکور اینگل جو ویریبل ہے اس سے آئے گی، اور تیسری قیمت ہمارے پاس تھرڈ انڈرسکور اینگل جو ویریبل ہے اس سے آئے گی۔ تو یہ تینوں قیمتیں بالترتیب یہاں پہ ہمارے پاس انٹ x، انٹ y اور انٹ z کے اندر آ جائیں گی، یعنی کہ یہاں پہ آ کر جمع ہو جائیں گی، x کی قیمت، y کی قیمت اور پھر یہاں پر z کی قیمت۔ اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم if کی کنڈیشن کا استعمال کریں گے، اور یہ if کی کنڈیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کوڈ کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، اور else کے لیے بھی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، کوسین کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ والا جو کوڈ ہے else کا، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے لکھا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس طریقے سے ذرا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہم کریں گے if کا استعمال، اور if کا استعمال کرنے کے بعد یہ جو ہم کنڈیشن لکھیں گے، جو شرط لکھیں گے، یہ شرط ہمارے پاس بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو اب دیکھیں ہم نے شرط کے اندر سب سے پہلے لکھا کہ if اگر جو سم ہے وہ برابر ہے 180 کے، کہ اگر جو سم ہے وہ برابر ہے 180 کے، یعنی کہ ہم نے یہاں سے صارف سے جو قیمتیں لی ہیں، پہلی قیمت ہمارے پاس فرسٹ انڈرسکور اینگل میں آئی تھی، دوسری قیمت ہمارے پاس سیکنڈ انڈرسکور اینگل میں آئی تھی، تیسری قیمت ہمارے پاس تھرڈ انڈرسکور اینگل میں آئی تھی۔ تو یہ تینوں قیمتوں کا مجموعہ جب یہاں پہ آرگومنٹ ہمارے پاس ہوں گے پیرامیٹرز کو، تو یہاں پر تینوں کا جو مجموعہ ہے اگر وہ 180 ہے، پھر ہم نے اینڈ آپریٹر کا استعمال کیا، اور جو x ہے وہ بڑا ہے صفر سے، پھر جو y ہے پھر اینڈ کا استعمال کیا، جو y ہے وہ بھی بڑا ہے صفر سے، اور پھر ہم نے اینڈ کا استعمال کیا، جو z ہے وہ بھی بڑا ہے صفر سے۔ عزیز طلبہ یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ہم نے تین کنڈیشنز کا استعمال کیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہم نے اینڈ کا جو آپریٹر ہے اس کو 3 دفعہ استعمال کیا ہے۔ پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہم نے یہ لگائی ہے کہ جو سم ہے یہ 180 کے برابر ہونا چاہیے، پھر ہم نے اینڈ کا آپریٹر لگا کے یہ بتا دیا، 3 دفعہ اینڈ کا آپریٹر لگایا، یہ بتایا کہ جو x ہے اس کی قیمت بڑی ہونی چاہیے کس سے، صفر سے، اور جو y ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہونی چاہیے کس سے، صفر سے، اور جو z ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہونی چاہیے کس سے، صفر سے۔ اگر تو یہ ہماری شرط ٹھیک ہے، اگر یہ جو ہمارا ایکسپریشن ہے اس کا جو جواب ہے وہ 1 آتا ہے، تو پھر کیا کرو، پھر یہ والا کوڈ چلا دو، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شرط غلط ہے، یہ والی غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یا یہ غلط ہے، تو کیا کرو، پھر یہ کوڈ نہیں چلے گا، پھر یہ ایلس کے اندر جو کوڈ چلے گا۔ اگر تو یہ والا کوڈ چلے گا تو وہ آ جائے گا کہ دس از اے ویلڈ ٹرائنگل۔ عزیز طلباء یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ویلڈ ٹرائنگل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک تصویر کھولی ہے، اس میں دیکھیں ہمارے پاس 3 مثلث ہیں، پہلی مثلث ہے، پھر دوسری مثلث ہے، اور پھر تیسری مثلث ہے۔ جو پہلی مثلث ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو زاویے ہیں، پہلا زاویہ 60 ڈگری کا ہے، دوسرا زاویہ بھی 60 ڈگری کا ہے، اور تیسرا زاویہ بھی 60 ڈگری کا ہے، لیکن ان تینوں کا جو مجموعہ ہے وہ کتنا بن رہا ہے، وہ 180 بن رہا ہے۔ ایک بات یہ آپ دیکھیں، دوسری بات یہ دیکھیں کہ تینوں زاویے صفر سے بڑے ہیں، کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جو صفر سے چھوٹا ہو یا جس کی قیمت جو ہے وہ منفی کے اندر ہو۔ پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر، یہ جو دوسری ہماری مثلث ہے اس میں بھی دیکھ لیں
एक जाविया आपके पास 90 का है, दूसरा एक हमारे पास 30 का है, फिर हमारे पास 60 का है। तो जब इनको हम क्या करेंगे, इनको जब हम आपस में जमा करेंगे तो इसका मजमुआ भी हमारे पास क्या आएगा, 180 आएगा। फिर हमारे पास ये मुसल्लस है, इसमें भी एक जाविया जो है हमसे हमारे पास वो 30 का है, फिर हमारे पास एक जाविया 130 का है, फिर हमारे पास जाविया 20 का है। तो इनका भी जो हासिल जमा है वो क्या बनता है, वो 180 बनता है। तो ये तीनों मुसल्लसें हमारे पास सही मुसल्लसें हैं। आपने इनमें वो सारी चीजें देखी हैं जो हमने अपनी कंडीशन में यहाँ पर लिखी हुई हैं कि एक तो इनका जो सम है, इनका जो मजमुआ है वो तीनों जावियों का भी 180 बन रहा है, इसमें भी और इसमें भी। और दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पे लिखा है जो x है वो बड़ा होगा सिफर से, फिर y भी बड़ा होगा सिफर से, फिर z भी बड़ा होगा सिफर से। तो ये बात भी इन तीनों में ठीक है कि कोई भी जाविया जो है वो सिफर से छोटा नहीं है। तो अजीज तलबा, ये हमारा मकसद था समझना कि जो सही मुसल्लस है वो क्या होती है। अब हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं। तो हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। अब हम प्रोग्राम को चलाएंगे और चला कर देखेंगे कि क्या हमारे पास ये प्रोग्राम सही चलता है। अगर हम अपने सारफ से जो कीमतें लेंगे, सारफ पहली कीमत मिसाल के तौर पर देता है 90, दूसरी कीमत फिर देता है 90, तीसरी कीमत फिर देता है 90। जैसे ही एंटर करेगा तो आ जाएगा दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल, क्योंकि इन तीनों का जो मजमुआ है वो 180 के बराबर नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोबारा हम प्रोग्राम को चलाएंगे यहां से और ये देखें, मिसाल के तौर पे जो पहला जाविया है वो हम लिखते हैं 78 का, फिर लिखते हैं 80 का और फिर लिखते हैं 15 का। तो ये भी आ जाएगा दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल, कि ये एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, पहला जाविया हम लिखते हैं 90 का, फिर लिखते हैं हम 60 का और फिर लिखते हैं हम 30 का। तो ये आ जाएगा दिस इज अ वैलिड ट्रायंगल, कि ये एक सही ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि 90 को, 60 को और 30 को, इन तीनों को अगर आप जमा करेंगे तो हमारे पास जो हासिल जमा है वो बनेगा 180। और हमने यहाँ पर जो इफ की कंडीशन लगाई है, इस कंडीशन के अंदर हमने यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इन तीनों, ये जो तीनों कीमतें हैं x, y, z, जो कि दर हकीकत हमारे पास जो एंगल पहला है, फिर जो दूसरा और तीसरा, उनकी कीमतें हमने आर्गुमेंट पास किए इन पैरामीटर्स को, तो ये जमा होके सम के अंदर जो कीमत महफूज हो रही है वो 180 के बराबर है। और दूसरा, तीनों कीमतें जो हैं वो सिफर से बड़ी हैं, यानी कि x भी सिफर से बड़ा है, y भी सिफर से बड़ा है और z भी हमारा सिफर से बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि ये एक वैलिड ट्रायंगल है। यहाँ पर हम कुछ और भी कीमतें दे के देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक कीमत हम देते हैं यहाँ पे 130, फिर देते हैं 120 और फिर देते हैं 10। तो ये भी आ जाएगा दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। फिर हम क्या करते हैं, एक कीमत देते हैं यहाँ पे 150, फिर देते हैं हम 50 और 20 देते हैं, फिर हम 50 देते हैं। तो ये आ जाएगा, ये भी वैलिड ट्रायंगल नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कीमत देते हैं, एक देते हैं 150, फिर देते हैं 10 और फिर देते हैं 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि ये एक वैलिड ट्रायंगल है, क्योंकि जहां पर तीनों जावियों का जो मजमुआ है वो हमारे पास 180 बन रहा है और तीनों कीमतें हमारी सिफर से बड़ी हैं। तो ये हमारी एक वैलिड ट्रायंगल यानी कि सही ट्रायंगल होगी। अजीज तलबा, आपने देखा कि हमने किस तरह से अपनी इस मश्क नंबर 4 को हल किया, जिसमें हमें बताया गया था कि एक फंक्शन लिखना है जिसमें मुसल्लस के 3 जाविये हमने लेने हैं सारफ से इनपुट के तौर पे, और ये बताना है कि ये जाविये सही मुसल्लस के हैं या नहीं, ये एक मुसल्लस सही बनती है या नहीं। और फिर हमें यह भी बताया गया था कि एक सही जो मुसल्लस होती है उसके तीनों जावियों का जो मजमुआ है वो 180 होता है। तो हमने प्रोग्राम लिखा, हमने अपना फंक्शन बनाया, हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए देखा कि क्या हमारा मजमुआ 180 आता है और क्या जो हमारे एंगल हैं तीनों वो सिफर से बड़े हैं। तो हमने देख लिया कि हमारे एंगल भी सिफर से बड़े हैं और मजमुआ भी 180 है। तो जब कीमतें इस तरह से आती हैं तो आ जाता है कि जो ट्रायंगल है यानी कि जो मुसल्लस है वो ठीक है, लेकिन अगर हमारा मजमुआ 180 से बढ़ जाता है या कम रहता है तो फिर आ जाता है कि ये जो ट्रायंगल है ये वैलिड नहीं है।
عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے خود بھی اس پروگرام کو لکھنا ہے، آپ نے پروگرامنگ کی مشقوں کو خود بھی اپنے کمپیوٹر، اپنے لیپ ٹاپ پہ کرنا ہے، کیونکہ یہ پروگرامنگ کی مشقیں آپ کے امتحان کے اندر بھی آئیں گی۔ تو اگر آپ نے خود سے ان کو کیا ہوگا تو پھر آپ امتحان کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ ان کو لکھ سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔